नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। संयुक्त राष्ट्र के मंच से एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन और पाक पर जमकर बरसे हैं। सीधा उन्होंने प्रहार किया है, साफ तौर पर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कही और कहा है कि ये युद्ध का नहीं विकास का युग है। तो यूएनजीए में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संबोधन किया और संबोधन के दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कही है। उन्होंने एक तरफ रूस का भी समर्थन किया है। दो तस्वीरें हैं आपके सामने एस जयशंकर का संबोधन। तो यूएनएससी के लिए भारत को रूस का समर्थन, ये बड़ी खबर सामने आ रही। भारत को यूएनएससी में समर्थन, ये देखा गया कि भारत को यूएनएससी में जगह मिले, इसके लिए भी रूस ने समर्थन दिया है। तो भारत को यूएनएससी में जगह मिले, इसके लिए रूस ने अपना समर्थन दिया है। यूएनजीए में विदेश मंत्री का संबोधन। आतंकवाद पर भारत की खरी खरी। चीन पाक के दोहरे चरित्र पर करारा वार। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र को संबोधित करते हुए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन और पाक पर जोरदार निशाना साधा। एस जयशंकर ने फिर दोहराया कि भारत सीमा पार आतंकवाद से पीड़ित है और आतंकवाद पर भारत की नीति जीरो टॉलरेंस की है। एस जयशंकर ने इशारों में ही चीन और पाकिस्तान को भी निशाने पर लिया और कहा, आतंकियों का बैन ना हो पाना गलत है। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि कोई भी टिप्पणी चाहे किसी भी मंशा से क्यों न की गई हो, कभी भी खून के धब्बे नहीं ढक सकती। Having borne the brunt of cross-border terrorism for decades, India firmly advocates a zero-tolerance approach. In our view, there is no justification for any act of terrorism, regardless of motivation, and no rhetoric, however sanctimonious, can ever cover up bloodstains. संयुक्त राष्ट्र के मंच से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ये युद्ध का नहीं बल्कि विकास का युग है। नया भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है और अब आजादी के अमृत महोत्सव पर देश ने 5 प्रण के जरिए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रण लिया है। कोरोना काल का जिक्र करते हुए भारत की विश्व में बड़ी भूमिका को भी विदेश मंत्री ने पूरी दुनिया के सामने रखा। भारत ने कोरोना काल में 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन भेजी और लोगों के जान माल की रक्षा की। संकट के समय भारत ने म्यांमार और श्रीलंका की भी मदद की। India, for its part, is taking exceptional measures in exceptional times. We do so when we send 50,000 metric tons of wheat and multiple tranches of medicines and vaccines to Afghanistan. When we extend credits of $3.8 billion to Sri Lanka for fuel, essential commodities and trade settlement. रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग पर भारत का पक्ष साफ करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन में भारत शांति चाहता है और इस युद्ध से किसी का कोई फायदा नहीं है। युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ी है, तेल संकट बढ़ा है, खाद्य पदार्थों की कीमतों पर भी असर पड़ा है। भारत ने दुनिया से साफ साफ कहा कि ये युद्ध का नहीं बल्कि विकास का युग है। जाहिर है विश्व मंच से दुनिया के सामने भारत ने अपना रुख एक बार फिर अहम मुद्दों पर साफ कर दिया है। वहीं रूस ने सुरक्षा परिषद में सुधार और उसमें भारत को शामिल किए जाने पर अपना समर्थन जताया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सुरक्षा परिषद में भारत को शामिल किए जाने पर जोर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पाकिस्तान को यूएन में कश्मीर और शांति का रागा लापना भारी पड़ गया। भारत ने पाकिस्तान को एक तरफ आईना दिखाया और जमकर लताड़ भी लगाई। पाकिस्तान की किस तरह से संयुक्त राष्ट्र के इस मंच पर किरकिरी हुई, इससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान ने यूएनजीए में फिर मांगी भीख।
क्राइम मंत्री ने अलापा पुराना राग कश्मीर। भारत ने उड़ाई कंगलस्तान की धज्जियां। यूएन में बुरे फंसे शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के क्राइम मंत्री यानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएनजीए के 77वें सत्र को संबोधित किया। इस दौरान भी पाकिस्तान अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आया और कश्मीर को लेकर अपने घड़ियाली आंसू बहाने लगा, साथ ही शांति की बात करने लगा। लेकिन जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंक परोसता है, जिसके पाले आतंकी भारत ही नहीं दुनिया की शांति के लिए खतरा है, वो पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े मंच से शांति की बात करता है तो ये बात बेमानी सी लगती है। इतना ही नहीं, कंगाल पाकिस्तान की हिम्मत तो देखिए कि यूएनजीए के मंच से आर्टिकल 370 का भी जिक्र करता नजर आया। हालांकि पाकिस्तान समय समय पर कश्मीर का राग अलापता रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन शहबाज शरीफ को भारत ने ऐसी लताड़ लगाई कि दुनिया भर में पाकिस्तान की किरकिरी हो गई। शहबाज शरीफ ने संबोधन के दौरान 10 बार कश्मीर और 9 बार भारत का नाम लिया, जिसके बाद भारत ने यूएन में अपने संबोधन में आतंकवाद को लेकर पाक पर करारा जवाब दाग दिया। यूएन में भारत मिशन के प्रथम सचिव मिचिटो विनिटो ने कहा कि खेदजनक है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस सभा में भारत पर झूठे आरोप लगाए हैं। अपने देश में चल रहे कुकर्मों को छुपाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस मंच का खुले रूप से दुरुपयोग किया है। मिचिटो विनिटो ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगाने से पहले खुद की काली करतूत के बारे में बताना चाहिए। जम्मू कश्मीर पर दावा करने की बजाय पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को रोकना चाहिए। पाकिस्तान ने कहा था कि कश्मीर मसले पर युद्ध कोई विकल्प नहीं है, हमें शांति के प्रयास करने होंगे, पर भारत ने शहबाज को सबक सिखा दिया। भारत ने साफ कहा कि एक देश जो दावा करता है कि वो अपने पड़ोसियों के साथ शांति चाहता है, वो कभी भी सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित नहीं करेगा और न ही मुंबई आतंकवादी हमले की साजिश रचने वालों को पनाह देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उधर अब बात करते हैं उत्तराखंड की बेटी की, यानी कि अंकिता की प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसमें यह सामने आता है कि पहले अंकिता को बुरी तरह से पीटा गया क्योंकि चोट के निशान पाए गए हैं और उसके बाद धक्का दे दिया गया नहर में, क्योंकि डूबने की वजह से अंकिता की मौत हुई है। ये रिपोर्ट खुलासा करती है। तो प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है अंकिता की कि पहले बुरी तरह से पीटा गया, फिर नहर में धक्का दे दिया गया। अंकिता हत्याकांड पर आक्रोश। इंसाफ की मांग और हुई बुलंद। आज अंकिता का अंतिम संस्कार। अंकिता भंडारी हत्याकांड से उत्तराखंड में आक्रोश की लहर है। अंकिता को इंसाफ दिलाने की मुहिम जोर पकड़ चुकी है। आज अलकनंदा किनारे अंकिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल ऋषिकेश एम्स में अंकिता के शव का पोस्टमार्टम किया गया। अंतिम संस्कार से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस के सैकड़ों जवानों की तैनाती की गई है। हालांकि अंकिता हत्याकांड की जांच के लिए गठित एसआईटी ने सबूतों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाने और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की बात कही है। शासन द्वारा आज एसआईटी का आदेश हुआ है, उसमें मेरे को इंचार्ज बनाया है और आज हमने एसआईटी टीम द्वारा आज हमने कहाँ पर इसको घटना हुआ है वहाँ पर निरीक्षण किया है एंड किस रिसोर्ट में वो काम करती थी वहाँ पर भी हमने देखा है और कहाँ पर इसको डेड बॉडी मिला है वो सारा जहाँ पर आज हमने टीम द्वारा निरीक्षण किया गया है एंड कितना भी एविडेंसेस हमें वहाँ पर मिल सके वो सारा एविडेंसेस को हमने इकट्ठा किया है। अंकिता भंडारी 18 सितंबर से लापता थी। 23 सितंबर को हत्या की बात सामने आई और कल लाश नहर से बरामद की गई। यानी 7 दिनों तक अंकिता के परिवार, रिश्तेदार और स्थानीय निवासी बेटी के लिए पल पल तड़पते रहे।
बस में हम ये कह रहे हैं कि हमारे सामने उन चारों को आग लगा दो। बस मेरा हमारे यही है, भाई हम ये सिर्फ ज़्यादा नहीं कहते, बस चारों को आग लगा दो जो जिन्होंने ऐसा किया हमारी बेटी के साथ। हमारी ये मांग है कि जब हमारी बच्ची नहीं रही तो उन बच्चों को भी जो है फांसी देनी चाहिए। कि जो दोषी है ना उनको कड़ी से कड़ी मतलब फांसी की सजा मिलनी चाहिए और वो भी जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। 19 साल की अंकिता भंडारी ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का जॉब करती थी और उसके हत्यारे कोई अजनबी नहीं बल्कि उसके जानकार निकले। जी हाँ, वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर हैं, जिन्होंने अंकिता भंडारी की हत्या को अंजाम दिया। तीनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर ही अंकिता की बॉडी बरामद की गई। यहाँ पे हम सुबह 7 बजे से हमने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था कि जो अंकिता का जो गुमशुदा थी उसके लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तो सुबह हमें एक महिला का शव यहाँ पे मिला तो जिसको निकाला गया और जिसके शिनाख्त के लिए परिजन यहाँ पे आए थे। तो परिजनों द्वारा बताया गया है कि वो अंकिता का ही शव है। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक रिजॉर्ट रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी पर गलत काम करने का दबाव बनाया जा रहा था। अंकिता साफ मना कर चुकी थी और उनकी इसी मना ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को कातिल बना दिया। तीनों आरोपी कोर्ट में पेश किए गए। तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। लेकिन आपको बता दें कि रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य काफी रसूखदार है। पुलकित आर्य के पिता और भाई बीजेपी से जुड़े हुए थे। हालांकि बाद में इस घटना के सामने आने के बाद बीजेपी ने उन्हें बाहर निकाल दिया है। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये घटना में जो भी संलिप्तता है उन सब के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है। जो रिजॉर्ट सरकारी भूमि पर और वन भूमि पर है उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ फॉरेंसिक जांच भी उसकी हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी हो, साक्ष्य वहां पर बने रहें, इसलिए कुछ कमरों को सील किया गया है प्रशासन के द्वारा। हालांकि अपने इसी रसूख के दम पर पुलकित आर्य 6 दिनों तक बचता रहा, लेकिन जब अंकिता की हत्या पर आक्रोश की आग भड़की तो फिर हत्यारों के खिलाफ कई सुराग सबूत मिलते चले गए। अंकिता के परिवार वाले हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर अंकिता के आरोपियों पर सीएम धामी का बुलडोजर तो चल गया, लेकिन बुलडोजर एक्शन के बाद से अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सबूत नहीं मिट गए। सवाल ये भी कि क्या राजनीतिक रसूख के चलते ये आरोपी लगातार अपने बचते रहे हैं। सवाल कई हैं, लेकिन लोगों की मांग सिर्फ एक है कि अंकिता को इंसाफ कब। उत्तराखंड की बेटी अंकिता अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी मौत के पीछे बेशुमार राज दफन हैं, जिनका खुलासा होना अभी बाकी है। लेकिन अंकिता हत्याकांड में राजस्व पुलिस की हीला हवाली से लेकर आरोपी पुलकित के रिजॉर्ट पर बुलडोजर एक्शन तक सवालों के घेरे में उत्तराखंड सरकार भी आ गई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर देर रात धामी सरकार का बुलडोजर गरजा। सीएम धामी के निर्देश के बाद ये कार्रवाई की गई और पुलकित आर्य के अवैध रिजॉर्ट को ध्वस्त कर दिया गया। आरोपी के रिजॉर्ट पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या रिजॉर्ट को ध्वस्त करने से सबूत नहीं मिट गए? आरोपियों तक पहुंचने में इतनी देरी क्यों हुई? क्या सियासी रसूख की वजह से आरोपी बचते रहे? अंकिता के मामले में राजस्व पुलिस भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि शिकायत के बावजूद राजस्व पुलिस ने मामले में हीला हवाली बरती।
रिसॉर्ट को बुलडोजर के द्वारा उसका फ्रंट का जो हिस्सा था वो तोड़ा गया था, लेकिन किसी भी तरह से सुरक्षा के कोई इंतजामात नहीं थे। कोई भी शख्स उस रिसॉर्ट के अंदर घुसता था, पुलिस वहां पर जो है वो मूक दर्शक बनी हुई खड़ी रहती थी। किसी भी तरह से पुलिस वहां पर अंदर आने जाने वालों को नहीं टोक रही थी। इतना संवेदनशील मामला और शासन प्रशासन की इतनी संवेदनहीनता कहीं ना कहीं से हिमानी अपने आप खुद ही शासन प्रशासन को कटघरे में खड़ा करती है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद दावा किया कि वनंतरा रिजॉर्ट के अंदर चल रहे अनैतिक कार्यों का पर्दाफाश ना हो, इसके लिए अंकिता को साजिश रचकर ठिकाने लगाया गया। लेकिन उसी रिजॉर्ट पर उत्तराखंड सरकार ने बुलडोजर चलाकर सबूतों को भी मटिया मेट कर दिया। अंकिता भंडारी की चैट में भी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अंकिता ने रिजॉर्ट में असुरक्षित होने की बात कही थी, यानी वनंतरा रिजॉर्ट में आरोपियों के कई राज दफन हैं। उत्तराखंड बीजेपी ने आरोपी पुलकित के पिता विनोद आर्य और उसके भाई अंकित आर्य को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि इन तमाम एक्शन से अंकिता को इंसाफ मिल जाएगा? आखिर अंकिता के गुनहगारों को सख्त सजा कब मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जो सामने आ रही है आपको बताते हैं कि अंकिता का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि रिपब्लिक भारत इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। एक ऑडियो सामने आ रहा है जिसमें अंकिता स्टाफ के साथ बातचीत करती हुई नजर आ रही है और स्टाफ में नाम है करण। करण उधर पूछता है कि मैम क्या हुआ, उधर अंकिता रोते बिलखते हुए कहती है कि प्लीज मेरा बैग ऊपर से ले जाओ दुकान तक। और उधर करण जो उधर से दूसरी तरफ से बोल रहा था गाड़ी तैयार करने की बात कहता है और उधर जवाब देता है कि आ रहा हूं। हेलो मैम, मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरे बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना, आ रहे हैं मैम, आ रहे हैं 2 मिनट। तो आपने सुना ये ऑडियो किस तरह से रोते बिलखते हुए नजर आ रही है अंकिता। हालांकि रिपब्लिक भारत इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो यहां पर सुनाई दे रहा है, और ये देखें कैंडल मार्च हो रहा है, अंकिता के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, यहां पर लोग नारे लगाए जा रहे हैं और सवाल आखिर यही टिक जाता है कि अंकिता को आखिर इंसाफ कब मिलेगा। इंसाफ की मांग की जा रही है, लोगों में गुस्सा फूट रहा है और जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है वो हम आपको एक बार फिर से सुना देते हैं। हेलो मैम, मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरे बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना, आ रहे हैं मैम, आ रहे हैं 2 मिनट। और उधर नीतीश कुमार 2024 की बिसात बिछाने में लग गए हैं, क्योंकि आज सोनिया गांधी से मिलेंगे नीतीश कुमार। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हैं। इसी कड़ी में आज वो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। नीतीश कुमार के साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी आज सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। सोनिया गांधी से लालू और नीतीश की मुलाकात आज शाम 6 बजे हो सकती है। लालू के साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के भी दिल्ली आने की खबर है। लालू की पार्टी से दोबारा हाथ मिलाने के बाद नीतीश की दिल्ली में सोनिया गांधी से ये पहली मुलाकात होगी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश 3 दिनों के लिए दिल्ली आए थे और यहां आकर उन्होंने कई विपक्षी नेताओं से 2024 के आम चुनाव में विपक्षी एकता को मजबूत करने को लेकर चर्चा की थी। उस दौरान नीतीश ने राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, डी राजा, अरविंद केजरीवाल, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव समेत कई अन्य नेताओं से मुलाकात की थी। हालांकि उस दौरान सोनिया गांधी मौजूद नहीं थी।